नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम चर्चा करेंगे देश की लोकसभा की उन बड़ी बड़ी सीटों के बारे में जहां से कई नामचीन लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल इन लोगों के सामने कैसी परेशानियां हैं या कैसी दुश्वारियां हैं या आसानी से ये सीट निकाल लेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भाभी जी के लोकसभा क्षेत्र के बारे में। भाभी जी की लोकसभा क्षेत्र में इस बार उनकी सीट बुरी तरीके से फंस गई है। हालत यह है कि भाभी जी को फंसा देखकर भैया भी निकल नहीं पा रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा के पहले चरण का चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन भैया किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने नहीं गए। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, शायद मुझे लगा कि आप सब लोग फैमिलियर होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग फैमिलियर ना हो, तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया का मतलब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से है और भाभी यानी कि अपनी जगत भाभी डिंपल भाभी, और बात हम कर रहे हैं मैनपुरी सीट की। तो आइए आपको हम बताते हैं कि मैनपुरी सीट पर इस बार डिंपल यादव को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, डिंपल यादव को ये सीट विरासत में मिली हुई है, यानी कि मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद जब उपचुनाव हुआ तो डिंपल यादव यहां से लड़ी और वो भारी तादाद में मत पाकर यहां से जीती हैं इलेक्शन। लेकिन इस बार चुनाव में स्थितियां पलट गई हैं। इस समय उनके सामने विरासत बचाने की चुनौती है। सहानुभूति की जो लहर है वो भी काफी कमजोर नजर आने लगी है। बहरहाल डिंपल यादव के सामने इस बार बीजेपी ने अपने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से ही विधायक हैं और उन्होंने ये जीत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर हासिल की थी। मैनपुरी सीट पर ठाकुरों का भी बोलबाला है, जयवीर सिंह की भी अच्छी पकड़ है। और जैसा कि आपको लगता है कि मैनपुरी सीट पर सिर्फ यादवों की खासी तादाद है, तो ऐसा नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको जातिगत समीकरण बता देता हूं, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो देखिए, मैनपुरी सीट पर 3.5 लाख यादव हैं, तो 1,60,000 लगभग शाक्य मतदाता हैं, तो 1,50,000 ठाकुर मतदाता हैं, 1,40,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम, कुर्मी, वैश्य और लोध राजपूत 1-1 लाख की तादाद में लगभग यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो आपको तो तुरंत इसमें लग गया होगा कि पिछड़ों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर क्या हुआ, ऐसे में तो समाजवादी पार्टी की जीत आसान हो जाएगी। लेकिन भैया ऐसा है नहीं। अब जो समीकरण थे वो काफ़ी पलट गए हैं और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हालांकि जो समाजवादी पार्टी है या फिर हम बसपा की बात करें, ये लोग कोई पिछड़ों के नाम पर लड़ा तो कोई दलितों के नाम पर लड़ा, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो सिर्फ इन्होंने अपनी जातियों को फायदा पहुंचाया और बाकी की जातियों को हाशिए पर डाल दिया। इसी समस्या से समाजवादी पार्टी भी गुजर रही है, क्योंकि 4 बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, लेकिन फायदा जो पहुंचा वो केवल यादव कम्युनिटी को पहुंचा और बाकी जितनी भी पिछड़ी जातियां थी उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसी बात का फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने क्या किया, एक बुके की तरफ से तैयार किया और जितनी भी पिछड़ी जातियां थी सबको किसी न किसी तरह पार्टी में समाहित किया। किसी को संगठन में बड़ा ओहदा दिया, किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो किसी को सेंट्रल राजनीति में लेकर गए। लेकिन कुल मिलाकर सबको, जितनी भी बिरादरियां थीं, उनको कुछ ना कुछ उनके हाथ में दिया। तो इसी वजह से हालत ये रही कि जितनी भी ये पिछड़ी जातियां हैं वो सब लामबंद होकर बीजेपी के साथ में खड़ी हुई हैं। जैसे हम बात कर लें अगर लोध राजपूत की, तो आप ये देखिए, लोध राजपूत कहने के तो पिछड़ी जातियों में आते हैं, अखिलेश यादव भी पिछड़ी जाति का राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो पूरा वर्ग है, तो आप चाहे इसमें से बड़े नेताओं को देख लें, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, साक्षी महाराज हैं, ये सब लोग भाजपा का एक परंपरागत वोट है और ये भाजपा से छिटक कर कहीं नहीं जाने वाले। कल्याण सिंह के बाद देख लीजिए राजवीर सिंह और संदीप सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैनपुरी में अगर ये माने कि अखिलेश यादव को पिछड़ी जातियों का समर्थन मिलेगा, तो ऐसा लगता नहीं है। बात करें यादवों के बाद सबसे ज़्यादा जो शाक्यों की है जनसंख्या, तो वो शाक्य मतदाता पहले तो अपने को पिछड़े दल में शामिल करते हुए पिछड़ों की राजनीति के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ में रहते थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी भी अनदेखी की गई, उनको कभी टिकट वहाँ से नहीं दिया गया या उनको प्राथमिकता नहीं दी गई, तो उनमें भी खासी नाराजगी है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से शाक्यों को साधा है, और आप देख लीजिए कि यादव बाहुल्य क्षेत्र बदायूं है और वहाँ से भी दुर्विजय सिंह शाक्य को उतारा गया है। तो इसी तरीके से कई सीटें हैं जहाँ पे शाक्यों को टिकट दिया गया है, उनकी उम्मीदवारी को सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर शाक्य मतदाता का झुकाव भी बीजेपी की तरफ है। दूसरी तरफ से ये जो इलाका है, यहाँ पे
बदमाशी यानी कि जो कानून व्यवस्था थी उसकी स्थिति बहुत खराब रहती थी और हमेशा जब समाजवादी पार्टी आती थी तो कानून व्यवस्था लगभग चौपट हो जाती थी। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुधरी है उसको लेकर भी इस क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। तो बहरहाल अगर हम बात करें जयवीर सिंह की, भले वो अगड़ी जाति से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन मैनपुरी में ठाकुरों का भी खासा बोलबाला है और उनका प्रभाव भी है। लेकिन उनके साथ जो ये पिछड़ी जातियों का एक जो कॉम्बो बन जा रहा है, जो बीजेपी का जो एक अपना बुके तैयार किए हुए है, उसकी वजह से जयवीर सिंह की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। खैर, अब बात करते हैं यहाँ की कितनी। मैनपुरी का जैसे ही नाम आता है तो तुरंत आपके दिमाग में एक आइडिया आता होगा कि यार ये तो पूरा यादव बाहुल्य इलाका है, यहाँ की जितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे यादवों का ही प्रभुत्व होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मैनपुरी की सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं। उसमें से है मैनपुरी सदर, भोगांव, करहल, किसनी और जसवंत नगर। जसवंत नगर जो सीट है वो इटावा जिले में आती है, हालांकि लोकसभा सीट में इसमें आती है। तो मैनपुरी सदर की बात करें और भोगांव की बात करें तो ये दोनों बीजेपी का कब्जा है, जबकि करहल, किसनी और जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो इस स्थिति से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा वाइज बीजेपी के पास में यहाँ पर वोटर्स की कमी नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम आपको बिंदु बताने जा रहा हूँ, या जो सबसे अहम इस बार चिंता का विषय है यादव परिवार के लिए, उस बात को आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से इनकी पेशानियों पर बल पड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी में यादव की तादाद लगभग 35% है, लेकिन यहाँ यादवों में 2 वर्ग आते हैं। एक आता है घोषी वर्ग, एक आता है कमरिया वर्ग। घोषी वर्ग की जो जनसंख्या है वो लगभग 70% है और कमरिया जो है वो 30% में आते हैं। अखिलेश यादव कमरिया यादव में से आते हैं, और जबकि घोषी यादवों की तादाद होने के बावजूद आज तक उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब ऐसे में घोषी जो यादव हैं उनको ये बात अखरने लगी है कि हर बार जब परिवार से ही कोई खड़ा होता है, और ये जो इनका परिवारवाद है वो अब कहीं ना कहीं इन घोषी यादवों को अखरने लगा है। अब वो खुलेआम ये भी कहते हैं कि यादव बाहुल्य जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे बदायूं है, चाहे कन्नौज है, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो या फिर मैनपुरी हो, इन सभी जगहों पर केवल मुलायम सिंह यादव परिवार के कुनबा को ही टिकट मिलता है। इसके अलावा यादवों को अगर कहीं टिकट मिलता है तो वो अपने दम पर लड़ें। लेकिन जहाँ पर जीत सुनिश्चित होती है वहाँ पर सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार यानी उनके कुनबे के लोगों को ही टिकट मिलता है। बात करें अगर हम मैनपुरी की तो 96 से ये सीट लगातार मुलायम सिंह यादव के परिवार के पास में है। 4 बार लगातार मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार धर्मेंद्र यादव, 1 बार तेज प्रताप यादव यहाँ से रहे। उसके बाद मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पे डिम्पल यादव हैं और इस बार फिर डिम्पल यादव को यहाँ पे प्रत्याशी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यादव डायनेस्टी के खिलाफ अब जो ये घोषी यादव की आवाज़ उठने लगी है, तो ये जो है डिम्पल और अखिलेश यादव को काफ़ी परेशानी में डाले हुए है। और इनको ये लग रहा है कि यादव अगर बट गए तो इनका क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ पे 1 लाख हैं और जिस तरीके से जातिगत समीकरण है उस तरीके से अगर पूरे का पूरा यादव इनको मिलता है और मुस्लिम सपोर्ट करते हैं तो जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन अगर यादवों में बंटवारा हो जाता है तो जीत बहुत खतरे में पड़ जाएगी डिम्पल यादव की। बहरहाल इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको हम बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती ने एक बहुत इन सारी स्थितियों को देखते हुए अपना एक बिल्कुल जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का दे दिया। उन्होंने गुलशन साके को टिकट दिया हुआ था, लेकिन जब ये देखा कि यादवों के अंदर इतना झगड़ा चल रहा है तो उन्होंने यहाँ से हटाकर शिव प्रताप यादव को टिकट दे दिया। और शिव प्रताप यादव घोषी यादव से आते हैं, सबसे बड़ी खास बात यही है। और यही बात जो है डिम्पल यादव और अखिलेश यादव को खाई जा रही है कि घोषी यादव वैसे भी हम लोगों का लगातार अब मुखर होकर विरोध कर रहा है, ऐसे में घोषी यादव को टिकट दे दिया है। और यही नहीं, शिव प्रताप यादव पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में गए, उसके बाद में उन्होंने सर्वजन कर एक अपनी पार्टी बना ली थी और घोषी समुदाय को, घोषी यादवों को लंबे समय से एकजुट करने में लगे हुए थे। और ऐसी स्थिति में जब वो बसपा से टिकट पा गए हैं और घोषी यादवों की नाराजगी है, तो ये डिम्पल और अखिलेश के लिए आप ये सोचिए कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इधर भारतीय जनता पार्टी की और योगी की, तो योगी ने भी एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, यानी कि सैफई से लेकर मैनपुरी तक विकास के बिना भेदभाव के ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं और सबको लाभ पहुंचाया गया है। और कानून व्यवस्था को लेकर कि लोग अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का जो समय याद करते हैं उसी को देखकर सिहर जाते हैं, और साथ ही में जिस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको लेकर भी लाभान्वित होकर काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा आपको हम यहाँ पे बता दें, योगी भी इस चक्रव्यूह को इसलिए रच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ से अखिलेश यादव ये सीट हार गए तो उनको मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी। और अखिलेश यादव के लिए यही नाक का प्रश्न है कि अगर वो ये सीट हार गए
तो उनका क्या होगा, क्योंकि ये उनकी विरासत की सीट है, उनके लिए प्राथमिकता है, क्योंकि बाकी सीटें तो बाद में, लेकिन अगर वो अपनी विरासत वाली और अपनी घरेलू सीटें नहीं बचा पाए तो आगे इसका क्या संदेश जाएगा। बहरहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसको देखकर कहा जा सकता है कि डिंपल यादव इस समय बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजर रही हैं, और ऐसे में कन्नौज की तरीके से अगर डिंपल यादव यहाँ से हार जाती हैं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि राजनीति संभावना का खेल है, यहाँ पल पल बदलते रहते हैं ये आंकड़े कि किस ढंग से किस समय कौन सी भावनाएं यहाँ हावी हो जाती है। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा परिस्थितियों में या समीकरणों में या जिस तरीके से सारी संभावनाएं बन रही हैं उन पर नज़र डालें तो डिंपल यादव बुरी तरीके से मैनपुरी में फंसी हुई हैं, और डिंपल यादव के चलते हुए अखिलेश यादव भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ना ही पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर पा रहे हैं। अगर आप किसी और लोकसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पे प्रत्याशी का क्या हाल है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपको अपने पास से उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार।